नमस्कार, ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज का इस वीडियो में हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक का चर्चा करेंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज ये क्लास 10th का भी है और क्लास 12th के लिए भी है, लेकिन क्लास 10th में हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज में सिर्फ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पढ़ेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या हो गया? एपी। और यही चीज़ जब हम लोग 12th में पढ़ेंगे तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के साथ साथ आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी पढ़ना पड़ेगा, दैट मीन्स जीपी को भी पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक से, दैट मीन्स लेवल क्लास 10th का लेवल से स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ते बढ़ते क्लास 12th का लेवल तक भी हम लोग पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्लास 10th का सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम क्लास 12th का दैट मीन्स जीपी को भी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो हम लोग को सबसे पहले इसका बेसिक को समझना पड़ेगा। बेसिक को समझना पड़ेगा, इसका मतलब क्या होता है कि देखिए, किसी भी चैप्टर का बेसिक समझने का मतलब क्या होता है, उस चैप्टर में जो भी टर्म्स यूज होगा उस टर्म्स के बारे में अच्छा से नॉलेज रखना। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, इस चैप्टर का जो नाम है, इस चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। हिंदी में इसको बोलेंगे तो अनुक्रम तथा श्रेणियां होगा। ठीक है, इसी चैप्टर में हम लोग एपी और जीपी को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको ये या समझ में आना चाहिए कि ये सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस, ठीक है, सीक्वेंस क्या होता है। उसके बाद हम लोग फिर देखेंगे कि सीरीज क्या होता है। तो सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, देखिए, पैटर्न्स ऑफ नंबर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? अ पैटर्न ऑफ नंबर, ठीक है, नंबर्स that are increases that of increases or decreases, ठीक है, decreases with a specific रूल। ठीक है, स्पेसिफिक रूल। अगर मान लेते हैं कहीं बहुत सारा नंबर का लिस्ट है, लिस्ट का मतलब पैटर्न है, ठीक है, तो उस पैटर्न में अगर मान लेते हैं कि उसमें जितना भी नंबर्स है, ठीक है, वो नंबर अगर कुछ रूल को फॉलो करता है तो वो कहलाएगा आपका सीक्वेंस। ठीक है, स्पेसिफिक रूल। स्पेसिफिक रूल का मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर मान लेते हैं, इस चीज़ को समझिएगा, जैसे कि अगर मान लेते हैं हम यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मान लेते हैं, हम यहाँ पर लेते हैं जैसे 2 लिए, 4, 6, 8, 12 और यहाँ पर 14, 10, 12 और ये 14। ठीक है, तो यहाँ ये जो पैटर्न बना है नंबर्स का, इसमें हर नंबर क्या है, एक स्पेसिफिक रूल को फॉलो कर रहा है। स्पेसिफिक रूल यहाँ पर क्या है, देखिए, यहाँ पर हर एक टर्म जो है अपने पीछे वाला टर्म से 2 ज़्यादा है। अपने पीछे वाला टर्म से 2 ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, जैसे अगर हम लोग यहाँ पर 6 का बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पर अगर 6 का बात करेंगे तो 6 देखिए 4 से 2 ज़्यादा है। ठीक है, और यहाँ पर अगर 12 का बात करेंगे तो देखिए 12 क्या है, 10 से 2 ज़्यादा है। तो अगर कोई भी नंबर का लिस्टेड है, यानी बहुत सारा नंबर है, ठीक है, एक पैटर्न पर है, और उसमें अगर मान लेते हैं हर एक नंबर कुछ रूल को फॉलो करता है, तो वो कहलाएगा आपका सीक्वेंस। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक और हम लोग ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर ले लिए 2 लिए, यहाँ पर 4 लिए, यहाँ पर 8 लिए, यहाँ पर 16 लिए, यहाँ पर 32 हो गया। तो इसमें भी एक रूल फॉलो हो रहा है। ठीक है, इस रूल को हम लोग आगे समझेंगे कि इसमें कौन सा रूल फॉलो हो रहा है। ठीक है, लेकिन सीक्वेंस का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लेते हैं पैटर्न, नंबर का पैटर्न बना रहे हैं और वो पैटर्न या तो इंक्रीजिंग में रहेगा या तो डिक्रीजिंग में रहेगा। जैसे कि ये वाला देखिए, ये वाला पैटर्न जो है अभी ये इंक्रीजिंग में है, यानी इंक्रीज कर रहा है ये पैटर्न, देखिए छोटा से बड़ा की ओर जा रहा है। लेकिन अगर मान लेते हैं हम एक दूसरा पैटर्न ले लेंगे, जैसे कि अगर मान लेते हैं यहाँ पर इसको हम उल्टा लिख दिए, 14, 12 और यहाँ पर 10 और यहाँ पर 8 और ये 6 लिख दिए इस तरह से। तो यहाँ इस पैटर्न में क्या है कि ये डिक्रीज कर रहा है, बड़ा से छोटा की ओर जा रहा है, तो ये डिक्रीज कर रहा है। तो ये जो सीक्वेंस होता है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है। अब यहाँ पर जैसे हम ये बताएं कि यहाँ पर क्या है कि हर एक
टर्म अपने पहले वाला टर्म से 2 ज़्यादा है तो यहाँ पर वो प्रॉपर्टी उल्टा हो जाएगा, हर एक टर्म जो है अपने पहले वाला टर्म से 2 कम है। तो इस तरह से अगर नंबर का पैटर्न रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस होता है 2 तरह का होता है। ठीक है, 2 तरह का क्या होता है, तो देखिए ये जो सीक्वेंस होता है इसका 2 टाइप होता है, यानी टाइप्स ऑफ सीक्वेंस का अगर बात करेंगे, टाइप्स ऑफ सीक्वेंस का अगर बात करेंगे तो ये 2 टाइप का होगा। ठीक है, एक होता है आपका फिनाइट सीक्वेंस और एक होता है इनफिनाइट सीक्वेंस। ठीक है, फिनाइट सीक्वेंस का मतलब क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो रहेगा वो फिनाइट रहेगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स आर इनफिनाइट। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जितना भी नंबर ऑफ टर्म्स रहेगा वो काउंटेबल होगा, यानी उसको हम लोग गिन सकते हैं, और इसमें जो रहेगा उसको हम लोग गिन नहीं सकते। किस तरह से, जैसे कि देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 2 4 6 8 और यहाँ पर 10 तक लिखते हैं तो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया आपका 5। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स अगर इसका बात करेंगे तो ये नंबर ऑफ टर्म्स में कितना आ जाएगा 5। लेकिन अगर इसमें अगर हम लोग देखेंगे इस तरह से एक एग्जाम्पल ले लेंगे 2 3 5 7 फिर 9 फिर 11 और इस तरह से यहाँ डॉट डॉट कर देंगे तो ठीक है, तो डॉट डॉट कर देने का मतलब क्या है कि यही रूल में आगे भी बढ़ रहा है, तो यही रूल से अगर आगे भी नंबर्स आते जा रहा है तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा ये इनफिनाइट होगा, यानी नॉट काउंटेबल। आगे तक जा रहा है तो हम लोग इसको कैसे काउंट कर सकते हैं, इसमें तो फिक्स किया हुआ नहीं है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन काउंटेबल। ठीक है, यानी इसमें बहुत सारा टर्म्स है। ठीक है, और इसमें क्या है, फिक्स्ड है, इसमें फिक्स्ड नहीं है और इसमें क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है, अच्छा कोई भी सीक्वेंस जो होता है, ठीक है, तो कोई भी सीक्वेंस यानी कोई भी पैटर्न जो सीक्वेंस को फॉलो करता है तो उसका जो है इसको हम लोग बोलते हैं पहला टर्म, ये होता है सेकेंड टर्म, ये होता है थर्ड, ये फोर्थ और ये होता है फिफ्थ। तो इस तरह से बहुत आगे तक जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि द टर्म्स ऑफ एनी सीक्वेंस is denoted by T1 T2 T3, ठीक है, डॉट 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 Tn फॉर फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड डॉट 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 nth टर्म्स। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या लिखेंगे, T1 लिखेंगे, सेकेंड टर्म को क्या लिखेंगे, T2 लिखेंगे, थर्ड टर्म को क्या लिखेंगे, T3 लिखेंगे। तो जैसे अगर मान लेते हैं इस सीक्वेंस का अगर फर्स्ट टर्म यानी T1 पूछेगा, इस सीक्वेंस का अगर T1 पूछेगा तो इस सीक्वेंस का T1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका T1 हो जाएगा, ये T2 हो जाएगा, ये T3 हो जाएगा, ये T4 हो जाएगा और ये T5 हो जाएगा। इसी तरह अगर इसका हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा T1 के जगह कितना है, 3 है, T2 के जगह 5 है, T3 के जगह 7 है। तो इसका मतलब कोई भी सीक्वेंस का जो नंबर ऑफ टर्म्स है उसको हम लोग T1 T2 T3 ऐसे डॉट डॉट करके हम लोग ऐसे डिनोटेड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अब क्या होता है, अब यहाँ पर अगर मान लेते हैं, देखिए अब ये हो गया टाइप्स ऑफ सीक्वेंस हो गया। अब जैसे कि अगर मान लेते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर होता क्या है कि अगर मान लेते हैं ऐसे रहेगा, देखिए अगर आपसे ये कहा जाए कि एक सीक्वेंस है इस तरह से है, ये हो गया आपका 1 है 3 है, ये सीक्वेंस है 1 3 5 7 और यहाँ पर फिर क्या हो गया आपका 9 हो गया 11 हो गया, इस तरह से डॉट डॉट दिया हुआ, यानी इस सीक्वेंस में बहुत सारा टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स बहुत है। ठीक है, तो बहुत है तो ये हो जाएगा आपका इनफिनाइट हो जाएगा, इनफिनाइट सीक्वेंस हो जाएगा,
सीक्वेंस हो जाएगा, ठीक है, इन्फिनाइट सीक्वेंस हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है ना कि इसका जो फर्स्ट टर्म है ये क्या हो गया, फर्स्ट टर्म 1 है, सेकेंड टर्म क्या है यानी T1 हो गया, T2 हो गया, और T3 हो गया 5 हो गया, T4 क्या हो गया 7 हो गया, T5 हो गया आपका सॉरी T3 होगा यहाँ पर, और T5 हो गया आपका 9 हो गया। इस तरह से T6 कितना हो गया 11 हो गया, ठीक है, T6 कितना हो गया 11 हो गया। तो जब हम लोग किसी भी सीक्वेंस का 3 से 4 टर्म को अगर हम लोग देख लेते हैं तो हमको ये पता चल जाता है, हम लोग ये कैलकुलेशन कर सकते हैं कि इस सीक्वेंस में नंबर्स जो है वो कौन सा रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो कौन सा रूल को फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है कि हर एक टर्म अपने पहले वाला टर्म से 2 ज़्यादा है, और 2 ज़्यादा हो जाने से जो यहाँ पर सीक्वेंस बना है उस सीक्वेंस को अगर और बारीकी से आप देखिएगा तो ये वो सारे नंबर्स हैं जिसको हम लोग ऑड नंबर कहते हैं, ठीक है। ये पहला ऑड हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, इस यानी ये अगर हम लोग इसको देखेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसके आने वाला टर्म क्या होगा, फिर इसके बाद वाला टर्म क्या होगा, उसके बाद वाला टर्म क्या होगा। तो हम लोग इसको जो है एक फॉर्मूला में कैटेगरी कर सकते हैं, ठीक है, यानी इसको एक फॉर्मूला में हम लोग लिख सकते हैं। तो ऑड नंबर का फॉर्मूला क्या होता है कि ऑड, देखिए जनरल फॉर्म ऑफ ऑड क्या हो गया, जनरल फॉर्म ऑफ ऑड नंबर, इसको हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इसको हम लोग लिख सकते हैं n प्लस क्या लिख सकते हैं, n प्लस हम लोग अगर यहाँ पर लिख देंगे n+1 लिखते हैं, ठीक है, सॉरी 2n+1 है ना, 2n+1, अगर 2n+1 लिखेंगे 2n+1, हाँ, वेर n जो है वेर n इक्वल टू शुरू हो जाएगा, सॉरी 2n-1 लिखेंगे और n का वैल्यू 1 2 3 4 लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये वाला जो फॉर्मूला आप देखिए, इसमें n का वैल्यू अगर 1 रखेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 और -1 करेंगे तो ये आ जाएगा, पहला टर्म आ जाएगा, यानी n का वैल्यू 1 रखते हैं तो पहला टर्म आ जाएगा, n का वैल्यू 2 रखेंगे तो 4 होगा, फिर उसमें से 1 घटा लेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी सेकेंड टर्म आ जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला हम लोग लिखे हैं, ये फॉर्मूला, इसको हम लोग बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ ऑड नंबर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, इस फॉर्मूला से इस सीक्वेंस में जितना भी नंबर्स आएगा, जिस पोजीशन पर है उसमें n का वैल्यू जो पुट कर देंगे तो वो पोजीशन का नंबर आ जाता है। तो हम लोग इसको बोलते हैं जनरल टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। तो इसी का नाम क्या हो जाएगा, इसी का नाम हो जाएगा जनरल टर्म्स ऑफ द गिवन सीक्वेंस, यानी ये जो आपका सीक्वेंस दिया हुआ है इसका जनरल टर्म क्या कहलाएगा, 2n-1। 2n-1 क्या हो गया, इस सीक्वेंस का जनरल टर्म हो गया। तो इस जनरल टर्म को हम लोग किससे डिनोटेड करते हैं, इस जनरल टर्म को हम लोग डिनोटेड करते हैं tn से। इस जनरल टर्म को हम लोग tn से डिनोटेड करते हैं, tn से डिनोटेड करते हैं। इसका मतलब अगर आप n का वैल्यू 1 रखिएगा तो ये पहला टर्म आएगा, n का वैल्यू 2 रखिएगा तो सेकंड टर्म आएगा, n का वैल्यू 3 रखिएगा तो ये थर्ड टर्म आएगा, ठीक है। तो इसको जब समझने के बाद हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको हम लोग उसमें क्वेश्चन लेके उसको डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं हम इस तरह से, देखिए एक क्वेश्चन हम यहाँ पर लेते हैं इस तरह से, देखिए एक क्वेश्चन है इस तरह से, इफ nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज 4n² + 1, है ना, nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस क्या है, 4n² + 1, ठीक है, 4n² + 1, then find this sequence। अब हम लोग को उसका सीक्वेंस फाइंड करना है, ठीक है। अगर मान लेते कोई सीक्वेंस है जिसका nth टर्म दिया है 4n² + 1, तो उस सीक्वेंस को फाइंड करना है। तो किस तरह से फाइंड करेंगे उस सीक्वेंस को, देखिए तो यहाँ पर क्या है, आंसर में लिखेंगे, गिवन है nth टर्म आपको दे दिया है, गिवन nth टर्म इज, तो nth टर्म क्या लिखेंगे, उसको tn लिखेंगे, tn इक्वल टू हो जाएगा 4n² + 1 हो जाएगा,
ये 4n² प्लस 1 क्या हो गया, nth टर्म, यानी जनरल फॉर्मूला हो गया इस सीक्वेंस का। अब हम लोग क्या लिखेंगे, अब हम लोग नाउ क्या करेंगे, हम लोग t1 फाइंड करेंगे। t1 फाइंड करेंगे तो t और 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 5। इस तरह से t2 फाइंड करेंगे तो यहाँ 4 × 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका, ये कितना हो गया 4 और ये 4 8, 1 9 हो गया, ठीक है। फिर t3 फाइंड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और 9 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, और उसमें ऐड करेंगे तो 37 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये सीक्वेंस क्या फाइंड हो गया, देखिए ये 5 9 और 37, इस तरह से हम लोग डॉट डॉट आगे सीक्वेंस को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जितना भी नंबर है वो कौन सा रूल को फॉलो कर रहा है ना, ये वाला रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि इस कंडीशन में कोई भी टर्म्स अपने से फिक्स्ड नंबर के साथ ज़्यादा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर ये जो 9 है, यहाँ पर ये जो 9 है, ये 9 जो है अपने पहले वाला टर्म से 4 ज़्यादा है। लेकिन अगर यहाँ का बात किया जाए इस टर्म को, तो यहाँ जो है अपने पहले वाले टर्म से लगभग अपने पहले वाला टर्म से 28 ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर वो रूल नहीं लगा जो हम इससे पहले बता रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस में जितना भी नंबर्स होता है किसी भी सीक्वेंस में, वो एक फिक्स रूल को फॉलो करता है। तो यहाँ पर इस सीक्वेंस का जो रूल होगा वो ये होगा, ठीक है। अगर एक शब्द में ये कहा जाए कि अगर कोई पैटर्न दिया हुआ है नंबर का, कोई भी पैटर्न दिया हुआ है, उस पैटर्न का अगर आप जनरल टर्म को फाइंड कर पा रहे हैं, फिर से सुनिए, अगर कोई भी नंबर का पैटर्न दिया हुआ है और उस पैटर्न का अगर आप जनरल टर्म को फाइंड कर पा रहे हैं तो वो कहलाएगा सीक्वेंस। और अन्यथा अगर आप जनरल टर्म को फाइंड नहीं कर पा रहे हैं तो वो सीक्वेंस नहीं कहलाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, उसमें कोई रूल ही फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो फिर हम लोग उसको सीक्वेंस नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो सीक्वेंस का क्वेश्चन सिर्फ इसी तरह रहेगा, आपको जनरल टर्म दिया हुआ रहेगा, उस सीक्वेंस को फाइंड कीजिए, या आपको सीक्वेंस दिया हुआ रहेगा, आपको जनरल टर्म को फाइंड करना रहेगा, ठीक है। जैसे सपोज दैट यहाँ पर यही चीज़ दिया हुआ रहता तो आपको खोजना पड़ेगा कि इसमें क्या रूल लागू हो रहा है, तो ये रूल आ जाता, ठीक है। जैसे अगर मान लेते हैं अभी हम लोग इससे पहले क्वेश्चन ऑड और इवन वाला में हम लोग अभी खोजे ना कि उसमें कौन सा रूल लागू हो रहा है, तो हम वहाँ से जनरल टर्म फाइंड किए, और यहाँ पर जनरल टर्म दिया हुआ है, यहाँ से हम लोग सीक्वेंस फाइंड किए। तो इस तरह का ही क्वेश्चन रहता है सीक्वेंस का। तो सीक्वेंस से रिलेटेड एक और एग्जांपल देखेंगे हम लोग। एग्जांपल किस तरह से, देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन सीक्वेंस का, अगर मान लेते हैं आपसे ये कहा जाए कि इफ t1 इक्वल टू है 2 है एंड t2 इक्वल टू है 5 एंड tn प्लस 2 इक्वल टू है tn प्लस 1 प्लस tn, ठीक है। देन फाइंड नेक्स्ट 3 टर्म्स, ठीक है, 3 टर्म्स, इस तरह से मान लेते हैं, ठीक है। यानी एक ऐसा सीक्वेंस है जिसका पहला टर्म है 2 और सेकेंड टर्म है 5, और फिर आपको एक रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, tn प्लस 2 इक्वल टू tn प्लस 1 प्लस tn, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स को फाइंड करना है। नेक्स्ट 3 टर्म का मतलब यहाँ पर 2 टर्म्स दिया हुआ है, आपको 3 4 5 यानी थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म्स को आपको फाइंड करना है। तो देखिए कैसे है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो बहुत सिंपल तरीका से इसको सॉल्व किया जाता है, और ये सीक्वेंस का दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर क्या है गिवन, तो यहाँ पर गिवन है t1 इक्वल टू 2, फिर आपको t2 इक्वल टू कितना दिया है 5 दिया हुआ है, ठीक है। और एंड यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि tn प्लस 2 इक्वल टू tn प्लस 1 प्लस tn है, ठीक है, tn है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे n का वैल्यू देखिए
T1 और T2 तो दिया हुआ है। इस तरह का क्वेश्चन में देखिएगा कि जैसे ही आप n का वैल्यू पुट कीजिएगा, तो जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पर n का वैल्यू पुट करेंगे 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 2 कितना हो जाएगा 3। तो इससे पहले वाला टर्म आपको यहाँ पर गिवन रहेगा। तो जैसे यहाँ पर अगर हम लोग n का इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा और ये यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो दोनों टर्म आया है, देखिए यहाँ पर ये दोनों टर्म जो आया है इसका वैल्यू ऑलरेडी आपको गिवन रहेगा, और अगर आपको गिवन नहीं रहेगा तो फिर आप इसको बनाइएगा कैसे। तो इसलिए ये दोनों का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ पर देखिए T2 का वैल्यू हो गया 5 और T1 का वैल्यू हो गया 2, तो ये मिलके हो गया आपका 7। ठीक है। अब अगर मान लेते हैं हमको यहाँ पर n का जगह आप 2 रखेंगे, तो n का जगह अगर 2 रखेंगे तो यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पर 4 रखिएगा तो ये बन जाएगा T3 बन जाएगा और ये बन जाएगा T2 हो जाएगा। ठीक है। तो T3 का वैल्यू यहाँ आपको दिया हुआ है और T2 का वैल्यू वहाँ आपको गिवन है, तो ये हो गया आपका 12। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग एक और टर्म निकालते हैं, 5th टर्म को निकालते हैं, तो यहाँ पर T4 हो जाएगा और यहाँ पर T3 हो जाएगा। तो T4 का वैल्यू जस्ट अभी निकाले हम लोग और T3 का वैल्यू यहाँ निकाला हुआ है, तो ये हो जाएगा 19। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि रिक्वायर्ड सीक्वेंस जो है, रिक्वायर्ड सीक्वेंस क्या बन गया 2 5 और 7, 2 5 7 और क्या हो गया 12 हो गया और ये हो गया 19। तो इस तरह से हम लोग ये सीक्वेंस को फाइंड कर लिए। तो हम 3 तरह का सीक्वेंस का क्वेश्चन बता दिए और ये 3 तरह का ही सीक्वेंस का क्वेश्चन होता है। ठीक है। बेसिकली 3 तरह का होता है और इसी से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन भी होता है, लेकिन उसको हम लोग बुक में देखेंगे। ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे प्रोग्रेशन। ठीक है। अच्छा, प्रोग्रेशन को देखने के पहले हम लोग एक और टर्म के बारे में पढ़ेंगे जिसको बोलेंगे सीरीज। सीरीज क्या होता है देखिए, तो सीरीज क्या होता है देखिए। अब हम लोग सेकेंड टर्म, चैप्टर का नाम ही है सीक्वेंस एंड सीरीज, तो सीक्वेंस का मतलब अब हम लोग समझ गए। अब हम लोग पढ़ेंगे सीरीज। सीरीज का मतलब क्या होता है, तो ये अब हम लोग सेकेंड पार्ट देखेंगे इसका। सीरीज, सीरीज को हम लोग बोलते हैं, सीरीज को सीरीज ही बोलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर मान लेते हैं इफ, समझिएगा इसको, इफ T1 T2 T3 डॉट 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 Tn, ठीक है, डॉट डॉट Tn इज अ सीक्वेंस। मान लेते हैं ये एक सीक्वेंस है। ठीक है। T1 T2 T3 ये एक सीक्वेंस है। तब अगर मान लेते हैं देन the formed of T1 + 1 T2 + 1 T3 + 1 डॉट 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 Tn। ठीक है। देन ये जो फॉर्म बनता है, ठीक है, इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं, इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं देन द फॉर्म ऑफ Tn + T2 + T3 डॉट डॉट Tn इज कॉल्ड, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे सीरीज। सीरीज एक शब्द में ये कहा जाए कि सीक्वेंस में जितना भी टर्म्स है, अगर वो सारे टर्म्स को आप कंबाइन कर दोगे यानी जोड़ दोगे, ऐड करोगे, तो वो जो है वही सीक्वेंस आप क्या कहलाएगा, आपका सीरीज कहलाएगा। ठीक है। तो जैसे यहाँ पर देखिए ये एक सीक्वेंस था, अब इस सीक्वेंस के सारे टर्म्स को अगर हम लोग ऐड करके लिख दिए, सारे टर्म्स सीक्वेंस में जितना टर्म्स है, तो ये अब ये नंबर का पैटर्न क्या कहलाएगा, आपका सीरीज कहलाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर सीरीज भी हम लोग 2 तरह का देखेंगे। सीरीज 2 तरह का क्या क्या आ जाएगा, एक इनफिनाइट सीरीज आ जाएगा, सीरीज भी 2 तरह का आ जाएगा, एक इनफिनाइट सीरीज आ जाएगा और एक फिनाइट सीरीज। तो इनफिनाइट सीरीज में क्या हो गया, इनफिनाइट सीरीज में जैसे आ गया मान लेते हैं 2 4 6 8 और इस तरह से डॉट डॉट, तो ये क्या हो गया इनफिनाइट सीरीज हो गया। ठीक है। लेकिन अगर ऐसे रहा, एक हो गया फिनाइट सीरीज, तो फाइनाइट सीरीज क्या हो जाएगा, फाइनाइट सीरीज में हम लोग देखेंगे जैसे 2 + 4 + 6 + 10 6 + 8 + 10। ठीक है। और यहाँ पर ये हो गया, तो ये इसको हम लोग फाइनाइट सीरीज बोलेंगे। ठीक है। इसको या तो फिर ऐसे रहा 3 9 और यहाँ पर 12
सॉरी 3 6 प्लस 9 और यहाँ पर 12 और यहाँ पर डॉट डॉट देगा, और यहाँ पर अगर मान लेते हैं 30 लिख दिया सपोज दैट, तो ये इस डॉट डॉट में हम लोग इसको इन्फिनाइट सीरीज नहीं बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर जो डॉट डॉट यूज़ किए हैं उसको हम लोग इन्फिनाइट सीरीज बोलेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग बीच का कुछ टर्म्स को गायब लिखे हैं, मतलब यहाँ का बीच का टर्म कुछ टर्म्स को स्किप किए हैं, बाकी लास्ट वाला टर्म को लिखे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ लास्ट वाला टर्म का कोई डिफाइन ही नहीं किया हुआ, यानी इसका लास्ट कितना के बाद होगा वो हम लोग को नहीं पता, लेकिन इसका लास्ट टर्म हम लोग को पता है कि इसमें 10 ही टर्म्स है, ठीक है, लेकिन इसमें हम लोग को नहीं पता है कि इसमें कितना टर्म्स है। तो इस तरह से हम लोग सीरीज का भी हम लोग दो पार्ट देखते हैं, एक होता है इनफिनाइट सीरीज और एक होता है फिनाइट सीरीज। इसका मतलब अगर इनफिनाइट सीक्वेंस का टर्म्स को अगर आप ऐड करके लिखते हैं तो वो इनफिनाइट सीरीज कहलाएगा, और अगर फाइनाइट सीक्वेंस का टर्म्स को अगर आप ऐड करके लिखते हो तो वो कहलाएगा आपका फाइनाइट सीरीज कहलाएगा, ठीक है। हालांकि इसमें इस सीरीज में इसका टोटल सम कितना है और इस सीरीज में टोटल सम कितना है इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग को कुछ जानना पड़ेगा, जैसे प्रोग्रेशन क्या होता है, फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ये चीज़ को समझना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग ये कैलकुलेशन करेंगे कि इस सीरीज में टोटल कितना है और इस सीरीज में टोटल, इसका मतलब सम करेंगे तो क्या होगा, उसमें सम करेंगे तो क्या होगा। तो आप जो हम लोग देखेंगे उसमें हम लोग देखेंगे प्रोग्रेशन, और प्रोग्रेशन के बाद ही हम लोग पढ़ेंगे एपी और जीपी। तो हम पहले भी बता चुके हैं कि क्लास टेंथ का लेवल में सिर्फ एपी है, और जैसे ही आप जीपी में आ जाते हो तो वो क्लास 12th का लेवल चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग एपी का बात करेंगे, उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज का थर्ड पॉइंट को देखेंगे, और वो थर्ड पॉइंट क्या रहेगा, प्रोग्रेशन, ठीक है। तो इसका थर्ड टॉपिक हो जाएगा प्रोग्रेशन, ठीक है। प्रोग्रेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे, श्रेणियां, ठीक है, श्रेणियां बोलेंगे, ठीक है, श्रेणियां, ठीक है। हिंदी भी देख लीजिएगा, श्रेणियां बोलते हैं इसको, ठीक है। तो प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है, तो सीक्वेंस को ही प्रोग्रेशन बोलते हैं, लेकिन हर सीक्वेंस को प्रोग्रेशन नहीं बोल सकते हैं। दैट मीन्स ये हुआ, देखिए इसमें क्या बोलेंगे, प्रोग्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे कि अगर मान लेते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए यहाँ पर प्रोग्रेशन में क्या होता है, ये प्रोग्रेशन में का मतलब क्या, इसमें भी फिक्स रूल ही होता है, ठीक है। तो स्पेशल टाइप ऑफ, इसको हम लोग लिख देते हैं स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड प्रोग्रेशन, ठीक है। स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस को हम लोग प्रोग्रेशन बोलते हैं। स्पेशल टाइप का मतलब हम लोग अभी यहाँ देखेंगे कि इसमें स्पेशल टाइप में कौन सा टाइप आता है। तो यहाँ से हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि सब प्रोग्रेशन को सीक्वेंस नहीं बोलेंगे, सब सीक्वेंस को प्रोग्रेशन नहीं बोलेंगे, लेकिन सब प्रोग्रेशन को सीक्वेंस बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो प्रोग्रेशन होता है ये दो तरह का होता है, हम लोग दो तरह का प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और ऐसे तो होता है 3 तरह का, लेकिन एक होता है बताएंगे कि वो क्या होता है। तो एक होता है, इसका टाइप्स देखिए, प्रोग्रेशन का टाइप, एक होता है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं एपी, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीपी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीपी, शॉर्ट में इसको जीपी और शॉर्ट में इसको एपी। थर्ड एक और टाइप होता है जिसको बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन एक्चुअली में 10th और 12th लेवल से उसको रिमूव कर दिया है, तो इसलिए हम लोग उसको डिस्कस नहीं करेंगे, तो दो ही पढ़ेंगे, ठीक है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक आपको 10th में मिल जाएगा, 10th में है इसका बेसिक, और ये जो है 12th में आपको मिलेगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वे 12th में ही शुरू होगा और 12th में ही खत्म हो जाएगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है,
10th से शुरू होगा 12th तक जाएगा, उसके आगे भी जाएगा, ठीक है। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपके लिए 12th में मिलेगा, और 12th के बाद अगर आप साइंस लेते हो या मैथमेटिक्स लेते हो तो 12th के बाद यानी ग्रेजुएशन में आपको वो मिलने वाला है, ठीक है। तो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसी को हिंदी में बोलते हैं समानांतर श्रेणियां, समांतर श्रेणियां, ठीक है। हिंदी में इसी को बोलते हैं समांतर श्रेणियां, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, एक ऐसा सीक्वेंस या एक ऐसा प्रोग्रेशन, ठीक है, जिसमें दो टर्म्स का डिफरेंस, यानी कोई भी दो टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट होता है। तो हम लोग इसमें क्या बोलेंगे, अ प्रोग्रेशन in which the difference between any terms to the preceding terms is always constant, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, देखिए, अ प्रोग्रेशन इन विच द डिफरेंस बिटवीन एनी टर्म्स टू द प्रीसीडिंग टर्म्स, जिस टर्म का बात कर रहे हो उसका प्रीसीडिंग टर्म्स, ठीक है, टर्म इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। तो इसका जीपी के बारे में अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, जीपी में क्या होता है उसको हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम ये बता दिए कि प्रोग्रेशन का दो टाइप होता है। एक और बात, हाँ, कि अगर कोई सीक्वेंस प्रोग्रेशन बन जाता है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लेते हैं इफ T1, T2, T3 और T4 ... Tn इज अ सीक्वेंस, अगर मान लेते हैं ये सीक्वेंस है, सपोज दैट, एंड ये सीक्वेंस के साथ साथ आपका प्रोग्रेशन भी है, एज वेल एज प्रोग्रेशन, यानी इस रूल को फॉलो कर रहा है, देन इट्स टर्म्स इज डिनोटेड बाय, तब इसका टर्म को हम लोग डिनोटेड करेंगे A1, A2, A3 ... An रिस्पेक्टिवली। जब ये कोई भी सीक्वेंस जब प्रोग्रेशन में कन्वर्ट हो जा रहा है, यानी वो प्रोग्रेशन रूल को फॉलो करने लग रहा है, तो उसको प्रोग्रेशन बोलेंगे। तो जैसे वो प्रोग्रेशन बन जाएगा तब अब हम लोग उसको T1 और T2 और T3 से डिनोटेड नहीं करेंगे, तो फिर वो किससे डिनोटेड करेंगे, A1, A2 एंड A3 से फिर हम लोग डिनोटेड करेंगे। अब अगर मान लेते आपका मन में क्वेश्चन आ रहा है कि सर अगर हम T1, T2 से डिनोटेड कर देंगे तो क्या होगा, कुछ होने वाला नहीं है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है A1, A2, A3, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। बाकी आपको जो मन कर रहा है उससे आप डिनोटेड कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो यहां पर मान लेते हैं, देखिए यहां पर क्या है कि यहाँ पर क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब अ प्रोग्रेशन इन विच द डिफरेंस बिटवीन एनी टर्म्स टू द प्रीसीडिंग टर्म्स और किसी टर्म और उसके पहले वाला टर्म्स का अगर डिफरेंस सेम हो जाता है तो उसको हम लोग बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यानी इसका मतलब समझिए, इसका मतलब क्या है कि अगर मान लेते हैं इफ T1, T2, T3, T4 ... Tn is a sequence such that T2 minus T1, देखिए ये वाला टर्म का डिफरेंस इससे पहले वाला टर्म इक्वल टू हो जाएगा T2 माइनस T3 माइनस T2 इक्वल टू हो जाएगा T4 माइनस T3 ... इस तरह से हो जाएगा। और ये क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है, ये कांस्टेंट आएगा, ठीक है, ये कांस्टेंट आएगा। तब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, देन
then given sequence is an AP, तब वो जो सीक्वेंस है वो एक AP हो जाएगा। ठीक है, कब? जब इसका कोई भी टर्म्स अपने पहला वाला टर्म्स यानी ये दोनों का डिफरेंस या ये दोनों का डिफरेंस अगर कांस्टेंट आ जाता है यानी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे कि वो AP में है। ठीक, अब यहाँ पर जो ये डिफरेंस आया यानी ये जो कांस्टेंट डिफरेंस आ रहा है, इसी कांस्टेंट डिफरेंस को हम लोग, और ये जो AP है इसके लिए हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर लिखेंगे दैट कांस्टेंट डिफरेंस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP, और इसको डिनोटेड करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय D। इसको हम लोग D से डिनोटेड करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई AP में है, ठीक है, अगर कोई AP में है, इफ A1 A2 A3 ... AN is an AP, then A2 minus A1 इक्वल टू भी D होगा, A3 माइनस A2 इक्वल टू भी D होगा, A4 माइनस A3 इक्वल टू भी D होगा। यानी कोई भी दो टर्म्स का डिफरेंस करोगे तो वो क्या आएगा? आपका कांस्टेंट आएगा, और उस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस D बोलेंगे। ठीक है, अब हम लोग AP का कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल का मतलब देखिए, ठीक है, अब हम लोग AP का कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल तो सबसे पहले देखिए पहला एग्जाम्पल का बात करते हैं। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 10 12 इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो +2 है, ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये +2 है, इसके बीच का डिफरेंस जो है ये भी +2 है, और यहाँ से भी देखेंगे तो ये भी +2, और इसके बीच का डिफरेंस देखेंगे तो ये भी +2। यानी हर एक दो टर्म का डिफरेंस जो है वो क्या आ रहा है? यहाँ पर +2। तो ये जो +2 है, इसी +2 को हम लोग क्या बोलेंगे? इसका कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। कॉमन डिफरेंस इसका कितना हो गया? +2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर कॉमन डिफरेंस +2 हो गया, और इसका फर्स्ट टर्म हो गया कितना? 2, और फर्स्ट टर्म को A बोलेंगे और इसको D बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए और एक एग्जांपल देखिए। जैसे अगर मान लेते हैं यहाँ पर लिखते हैं 3 लिखते हैं, और यहाँ पर 7 हो गया, 11 हो गया, और यहाँ पर 15 19, और यहाँ पर हो गया 23। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हर एक दो टर्म को उठाइए, कहीं से भी दो टर्म उठाइए, उसका जो डिफरेंस होगा वो होगा आपका +4 का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंस यानी कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस हो गया इसका आपका 4 हो गया, और इसका फर्स्ट टर्म हो गया आपका कितना है? फर्स्ट टर्म, यानी फर्स्ट टर्म इक्वल टू हो गया 3, और ये D हो गया, और ये A हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कुछ AP का एग्जाम्पल। अब हम लोग AP के बारे में कुछ और निरीक्षण करेंगे, यानी एक AP लेंगे, उसमें और हम लोग बहुत सारा उसका फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, कि फॉर्मूला किस तरह से आता है और उसमें क्या सवाल पूछा जाता है। जनरली सवाल में जब भी AP कोई भी जो हम लोग AP बोलते हैं उसका दो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एक उसका फर्स्ट टर्म और उसका कॉमन डिफरेंस। यानी फर्स्ट टर्म को पहचानिए और उसमें उस AP में कॉमन डिफरेंस कितना है उस चीज़ को पहचानिए। अगर आप वो दोनों चीज़ को पहचान लेते हैं तो AP से रिलेटेड सवाल का 90% सॉल्व आप कर चुके हैं। ठीक है, दो चीज़ पहचानना पड़ेगा, एक कॉमन डिफरेंस को और एक A को, यानी फर्स्ट टर्म को। ठीक है, तो अब हम लोग एक AP लेंगे और उसमें से हम लोग कुछ फॉर्मूला का डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि अगर मान लेते हैं हम यहाँ पर एक AP ले लेते हैं,
सिंपल सा एपी लेते हैं, जैसे कि देखिए एक नॉर्मल एपी लेते हैं, लेट एन एपी, एक एपी लेते हैं, जैसे यहाँ पर 3 और 7 और 11 हो गया, 15 19 23 और इस तरह से डॉट डॉट बहुत सारा है। ठीक है, ये एपी में है, ऐसे हम पहले ही बोल चुके हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये एक एपी में है, तो इसमें ज़्यादा डाउट नहीं करना है कि ये एपी में है कि नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी पहले ही लिख चुके हैं कि ये एपी में है। जब ये एपी में है तो आपके पास दो काम आ जाएगा, एक इसका फर्स्ट टर्म को पहचानिए और दूसरा ये एपी में तो गिवन है, आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका देखिए, इसका ये हो गया आपका T1। ठीक है, ये T1 यानी फर्स्ट टर्म हो गया, ये T2 हो गया, ये T3 हो गया, ये T4 हो गया, ये T5 हो गया। ठीक है, ये हो गया, टर्म को हम लोग पहचान लिए। तो टर्म को पहचान लिए तो यहाँ पर इसको हम लिस्टेड कर रहे हैं, यानी यहाँ पर हम लोग इसको लिख रहे हैं। ठीक है, हम लिख रहे हैं। तो T1 जो है इसको हम लोग, अगर ये एपी में है तो इसको हम लोग ए बोलेंगे। T1 को क्या बोलेंगे, ए बोलिए या A1। तो चलिए इसको A1 बोलते हैं, तो ये क्या हो गया आपका A हो गया। ठीक है, और A कितना है, यहाँ पर A हो गया आपका 3 है। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड टर्म जिसको T2 अब बोलते हैं वो क्या कहलाएगा आपका A2 कहलाएगा। क्या कहलाएगा, A2। तो A2 यहाँ पर कितना है, A2 यहाँ पर 7 है। ठीक है, और A3 कितना है, यहाँ पर A3 यहाँ पर 11 है। A4 कितना है, A4 15 है, और A5 की यहाँ कितना है, 19 है। ठीक है, और एक खास बात, इस सीरीज को ये जो सीक्वेंस दिया है, दैट मीन्स यहाँ पर जो AP लिया गया है, इस AP का कॉमन डिफरेंस कितना है, इस AP का कॉमन डिफरेंस आपका, तो कोई भी दो टर्म को माइनस कीजिए, मान के चलिए आप T4 माइनस T3 कर दिए, तो T4 कितना है, 15 है, और ये 11 है, तो ये कितना हो गया, 4। यानी इसका कॉमन डिफरेंस जो है, इसका कॉमन डिफरेंस आपका कितना हो गया, 4। ठीक है, यानी 4 का मतलब यहाँ पर हर टर्म अपने पहले वाला टर्म से 4 ज़्यादा है, हर टर्म। या जैसे 19 जो है 15 से 4 ज़्यादा है, 23 जो है 19 से 4 ज़्यादा है। तो इस तरह से कॉमन डिफरेंस का मतलब यही होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, इसमें हम लोग कुछ निरीक्षण करेंगे। ठीक है, यानी इसमें कुछ ऑब्जर्व करेंगे इसका ये सब टर्म पर। ठीक है, कॉमन डिफरेंस यानी D इसका कितना हो गया, इसका D कितना हो गया, 4 हो गया। फर्स्ट टर्म कितना हो गया, A हो गया। ठीक है, 3। अब इस 7 को देखिए, यहाँ पर जो A2 इक्वल टू 7 है, इस 7 को हम लोग लिख सकते हैं 3 + 1 × 4, 1 × 4। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग 3 + 2 × 4 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 × 4, यहाँ पर जो 2 × 4 लिख रहे हैं और यहाँ पर जो 3 लिख रहे हैं, ये 3 क्या है, ये 3 फर्स्ट टर्म है, 4 क्या है, कॉमन डिफरेंस है। और यहाँ पर ये जो 2 लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर 1 लिखे थे, यहाँ पर 2 हो गया। और जब हम लोग नेक्स्ट टर्म को लिखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 + 3 × 4, 3 × 4 करेंगे तो 12 आ जाएगा, यानी 12 आ जाएगा, और 12 में से 3 को ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग यहाँ पर जो लिखे हैं, अब यहाँ पर इसको 19 को क्या लिखेंगे, 3 + 4 × 4। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर इस बात को समझिएगा कि ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया कॉमन डिफरेंस, ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और यहाँ का जो यहाँ पर जो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये नंबर जो मल्टीप्लाई है, इसका रिलेशन यहाँ से निकालिए, इसका यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स से। तो देख रहे हैं कि जब नंबर ऑफ टर्म्स 2 हो रहा है, तो यहाँ पर जो मल्टीप्लाई किए हैं वो नंबर 1 हो रहा है। जब यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स 3 हो रहा है, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन देखिए 2 से किया गया है। और यहाँ पर जब 4 आ रहा है तो मल्टीप्लिकेशन 3 से हो रहा है। यहाँ पर जब 5 हो रहा है तो मल्टीप्लिकेशन 4 से हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लेते हैं आगे चल के कभी हमको A10 निकालने के लिए बोलेगा, A10 निकालने के लिए बोलेगा, तो ये A10 क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या हो गया, इसको हम लोग लिखेंगे A + 1D,
इसको हम लोग लिखेंगे a प्लस 2d, इसको हम लोग क्या लिखेंगे a प्लस 3d, और इसको क्या लिखेंगे a प्लस 4d। यानी कभी अगर मान लेते हैं हम लोग को इसके आगे वाला टर्म निकालने के लिए बोलेगा, सपोज दैट हमको a10 निकालने के लिए बोल रहा है। a10 का वैल्यू तो इस सीरीज में अभी पता नहीं है, आगे है, लेकिन हम लोग आगे टर्म मिल जाएगा। तो लेकिन अगर हमको यहाँ से सिर्फ a10 निकालना है, यहाँ पर बहुत सारा टर्म्स आएगा, लेकिन वो टर्म्स को हमको नहीं निकालना है, सिर्फ हमको a10 को निकालना है। तब हमको ये सारा फॉर्मूला से जो अभी ऑब्जर्व किए, उस फॉर्मूला से हमको एक फॉर्मूला बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है देखिए, हम यहाँ पर क्या बताएं कि यहाँ जितना भी हो रहा है उससे एक कम से मल्टीप्लाई किए हैं d को। देखिए यहाँ 5 है तो यहाँ 4 है, यहाँ 3 है तो यहाँ सॉरी यहाँ 4 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है। तो यहाँ पर अगर 10 है तो ये हो जाएगा a प्लस 9 और ये d हो जाएगा। ठीक है, a प्लस 9d हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस फॉर्मूला, अब हम क्या बोले कि a मेरे पास तो है ही, d तो हम निकाल ही लिए हैं, तो हम लोग को a10 निकाल लेंगे। तो a10 अगर यहाँ से निकालना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो गया, ये 9 इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 छक्के 36 और 3 कितना हो गया 39। यानी इस सीक्वेंस में, इस AP में 10वां टर्म जो है वो कितना होगा 39 होगा। 10वां टर्म कितना हो जाएगा 39। देखिए बीच वाला टर्म से हम कोई रिलेशन नहीं निकाले, डायरेक्ट कहाँ निकाल लिए 10 वाला का निकाल लिए। तो हमको क्या होना चाहिए, मेरे पास होना चाहिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अगर मिल जाता है तो हम लोग उस AP का कोई भी टर्म्स हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी हिसाब से अगर मान लेते हैं हम अगर मान लेते हैं इसका इसी गिवन AP का, यानी जो यहाँ पर AP दिया हुआ था उसका nth टर्म फाइंड करेंगे, यानी बहुत दूर था। तो इसका इसीलिए हम लोग अगर nth टर्म का बात करेंगे, जैसे ये 10th टर्म हो गया, तो nth टर्म के लिए जो हम लोग बात करेंगे तो यहाँ लिखेंगे an लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे a, और इससे एक कम से d से मल्टीप्लाई करेंगे, तो n-1 और ये d से मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये वाला जो बना ये हो गया जनरल फॉर्म, है ना, या इसी को बोलेंगे फॉर्मूला फॉर nth टर्म, फॉर्मूला फॉर nth टर्म। तो ये इसी को क्या बोला जाता है, जनरल फॉर्म, जनरल टर्म, है ना, इसी को जनरल टर्म ऑफ NAP बोला जाता है, जनरल टर्म ऑफ NAP या फॉर्मूला फॉर nth टर्म। ठीक है, अब आपको पता है कि हर एक AP का कॉमन डिफरेंस अलग होगा और फर्स्ट टर्म अलग होगा, लेकिन निकालने का तरीका क्या होगा nth टर्म का, यही तरीका रहेगा। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ सवाल देखेंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, अब हम लोग AP से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, यानी बहुत इजी क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन इजी ही देते हैं। यहाँ पर बोल रहा है द nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस, द nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज 4n प्लस 1। ठीक है, एक सीक्वेंस है जिसका nth टर्म दिया है 4n प्लस 1। उसके बाद क्या बोल रहा है, इज एन AP, क्या ये AP में है। अगर ये AP में है, इफ इट इज एन AP देन फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बहुत सिंपल है, यहाँ पर क्या है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, गिवन क्या है, गिवन nth टर्म ऑफ AP का nth टर्म क्या दिया हुआ है, AP का यहाँ पर सॉरी AP नहीं लिखेंगे, ऑफ सीक्वेंस लिखेंगे, सीक्वेंस का nth टर्म जो दिया है यानी an, या यूं कहिए आप TN। ठीक है, TN इक्वल टू कितना दिया हुआ है 4n प्लस 1, 4n प्लस 1 दिया है। तो अब इसका हम लोग फर्स्ट टर्म निकालेंगे, फर्स्ट टर्म इसका मतलब T1 निकालेंगे, तो T1 निकालेंगे तो 4 इंटू 1 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 5, T2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 इंटू प्लस 1, ये हो जाएगा आपका 9। फिर अगर हम लोग T3 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 13। तो जैसे ही आप 3 टर्म निकाल लिए तो 3 टर्म से ही आपको ये पता लग सकता है कि वो AP में है या नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 3 टर्म निकाल लिए, अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, यानी T2 माइनस T1 निकालेंगे। तो T2 है आपका 9 और T1 है आपका 5, तो इसका डिफरेंस हो गया 4।
ठीक है, इसका डिफरेंस कितना हो गया 4। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एंड T3 निकालेंगे, T3 माइनस T2 करेंगे, तो T3 है 13 और ये है 9, तो इसका भी डिफरेंस आएगा 4। तो यहाँ पर दोनों का डिफरेंस 4 आ गया। इसका मतलब हियर T2 माइनस T1 इक्वल टू है T3 माइनस T2। तो यहाँ पर दोनों सेम हो गया, तो दोनों सेम कितना आया 4। तो हम लोग ये बोलेंगे देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज इन AP। गिवन सीक्वेंस क्या है, AP में है, और इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है यही आपका क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस। विथ कॉमन डिफरेंस इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 4। तो इस तरह से इजी क्वेश्चन देता है। ठीक है, अब हम लोग और इससे और आगे का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मतलब क्या बात करेंगे, देखिए वही क्वेश्चन, इसका पहले जो क्वेश्चन बताए थे वही क्वेश्चन, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंजिंग कर देंगे। यहाँ पर क्या लिख दिए 4n² + 1। अगर 4n² + 1 किसी सीक्वेंस का nth टर्म है तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या वो सीक्वेंस AP में है। तो चलिए यहाँ इसका Tn तो आपको मिल गया, Tn हो गया 4n² + 1। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, 3 टर्म को निकालेंगे। तो T1 को फाइंड करेंगे, तो 4 ये हो गया 1, तो ये हो गया कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर हम लोग T2 को निकालेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर + 1, तो ये कितना हो जाएगा 4, ये 9 हो जाएगा। फिर हम लोग T3 को निकालेंगे, तो T3 4 × 3 का स्क्वायर + 1 हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये 36 हो जाएगा, तो यहाँ 37 हो गया। अब हम लोग बात करेंगे T2 माइनस T1 का, तो T2 माइनस 9 - 5 करेंगे तो ये 4 आ जा रहा है। एंड हम लोग बात करेंगे T3 माइनस T2 का, तो यहाँ पर जब हम लोग ये करेंगे तो ये 37 - 9 आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 28 का। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, क्या देखें यहाँ पर कि T2 माइनस T1 नॉट इक्वल टू हो रहा है T3 माइनस T2। तो यहाँ पर अगर ये दोनों इक्वल नहीं हो रहा है, और AP का मतलब क्या होता है कि कोई भी दो टर्म्स का डिफरेंस जो है सेम होगा, तो यहाँ पर देखिए दोनों टर्म्स का डिफरेंस सेम नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज नॉट इन AP में नहीं है, सीक्वेंस जो है वो AP में नहीं है। इसका मतलब इस सीक्वेंस का जितना भी टर्म्स है AP का रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, और हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 7th टर्म एंड 12th टर्म ऑफ एन AP इज 34 एंड 64। क्या है, 7 टर्म कितना हो गया 34 एंड 12 टर्म हो गया 64। तो आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड 10th टर्म है। ठीक है, तो आपको 10वां टर्म आपको फाइंड करना है। तो देखिए हम पिछले भी सवाल में ये बताएं, पिछला सवाल में भी ये बताएं कि किसी भी AP का कोई भी टर्म्स को फाइंड करना है तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले उसका फर्स्ट टर्म होना चाहिए और कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। अगर आपके पास कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म है तो किसी भी AP का कोई भी टर्म्स आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो गिवन इन्फॉर्मेशन यानी जो इन्फॉर्मेशन आपके पास गिवन है क्वेश्चन में, उस इन्फॉर्मेशन से सबसे पहले आप क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, और उसी से निकलेगा जो गिवन है, उसी से फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए सवाल में गिवन क्या है, यहाँ पर गिवन क्या है 7th टर्म, यानी A7 इक्वल टू दिया है 34 एंड A12 इक्वल टू दिया है 64। ठीक है, A7 34 दिया है और A12 दिया है 64। ठीक है, अब अगर मान लेते हैं कि ये जो AP है, इस AP का फर्स्ट टर्म A है और इस AP का कॉमन डिफरेंस अगर मान लेते हैं कि D है, यानी फर्स्ट टर्म इसका हो गया A और कॉमन डिफरेंस अगर मान लेते हैं D हो गया। ठीक है, तब हम लोग इसके बदले में क्या लिखेंगे, A7 के बदले में लिखेंगे, A7 के बदले में हो जाएगा A + 6D।
a+6d हो जाएगा। तो a7 का वैल्यू दिया है 34 और यहाँ पर a+6d है। तो अब यहाँ से a का वैल्यू निकालेंगे तो 34 - 6d हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। वही आप देखिएगा a12 के बदले में ये जो 64 दिया हुआ है तो a12 के बदले में a+11d लिखेंगे और ये 64 हो गया। अब a का वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट कर देंगे, a का वैल्यू, तो a का वैल्यू यहाँ पर 34 - 6d है और यहाँ पर 11d पहले से ही ये हो गया 64 हो गया, ठीक है। अब जब हम लोग इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 5d और ये उधर चला जाएगा तो 30 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6, यानी d = हो गया आपका 6। तो d = 6 हो गया। तो अब यहाँ d का वैल्यू अगर मान लेते इक्वेशन 1 में रखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 तो यहाँ पर a का वैल्यू क्या हो जाएगा 34 6 इंटू और फिर 6 हो जाएगा। तो ये 34 - 36 और ये क्या हो जाएगा -2, यानी a का वैल्यू हो गया -2 और d का वैल्यू हो गया 6। तो जब अब मेरे पास a और d का वैल्यू आ गया तो अब मेरे पास क्या बच गया निकालने के लिए, a10 निकालना है, ठीक है। तो a10 निकालेंगे किस तरह से देखिए, तो यहाँ पर हम लोग a10 निकालते हैं, ठीक है। a10 निकालना है, a10, तो a10 को निकालते हैं। देखिए तो a10 निकालेंगे, a10 निकाल रहे हैं, a10, तो a10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा a+9d। तो a = मेरे पास कितना है -2 है और ये 9 इंटू डी का वैल्यू कितना है 6 है, तो -2 और ये हो जाएगा 54। तो यहाँ पर कितना हो गया इसका आंसर 52। यानी ये जो आपका दिया हुआ जो सीक्वेंस है, यानी दिया हुआ जो एपी है, एपी का जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उस हिसाब से अगर हम लोग 10th टर्म को निकालेंगे तो वो 10th टर्म कितना हो जाएगा आपका 52 होगा, ठीक है। ये हो गया। अब अगर मान लेते हैं, देखिए अब क्या करना है आपको कि अगर आपसे इस तरह से क्वेश्चन दिया, ये तो क्वेश्चन समझ में आ गया कि किस तरह से निकालेंगे। पहले ए निकालेंगे फिर डी निकालेंगे गिवन इन्फॉर्मेशन से, उसके बाद फिर हम लोग जो निकालने के लिए बोल रहा है उसको हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। एपी का हम लोग एक और टाइप का क्वेश्चन का बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी 7 13 19 एंड ... 209। इस एपी को समझिए, यहाँ पर जो एपी दिया हुआ है इस चीज़ को समझिए, ये इन्फिनाइट एपी नहीं है। ये जो एपी है ये इन्फिनाइट एपी नहीं है। क्यों इन्फिनाइट एपी नहीं है? क्योंकि इसमें लास्ट वाला टर्म दिया हुआ है। दैट मीन्स बीच का कुछ टर्म को स्किप करके लास्ट वाला सिर्फ टर्म को लिखा हुआ है। तो यहाँ पर टोटल टर्म्स कितना है वो निकालना है। जैसे यहाँ पर देखिए 1 2 3 और यहाँ बीच में कुछ गायब किया है और लास्ट का 205 है, ठीक है। 200 कितना है 05। अगर 205 है तो इसमें कितना टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आ रहा है ये हम लोग को देखना है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए अब यहाँ पर एक बात को समझिए, इसमें साफ साफ लिखा है कि ये एपी में है, यानी आपको चेक करना नहीं है कि ये एपी में है या नहीं है। आपको क्या करना है, डायरेक्ट इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए a = यानी फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 7, a2 = दिया हुआ है 13 और a3 दिया हुआ है आपका 19 और ये वाला जो लास्ट में दिया हुआ रहता है इसको हम लोग बोलते हैं an क्यों बोलते हैं इसको समझिएगा। जैसे हम लोग को यहाँ पता है कि फर्स्ट वाला टर्म कितना है 7 है, तो यहाँ पर कितना लिखे हैं फर्स्ट। अगर यहाँ दूसरा टर्म कितना है 13 है, तो दूसरा टर्म हमको पता है कि ये कितना 13 कहाँ का है, दूसरा टर्म्स का, यानी यहाँ पर a2 इसलिए लिखा है और यहाँ 3 टर्म का है तो इसलिए हम लोग a3 लिखे। लेकिन ये वाला कितना टर्म्स का है हमको नहीं पता है, तो इसके साथ हम लोग क्या लिखेंगे an लिखेंगे, यानी an हमको नहीं पता कि वो नंबर कितना है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे an लिखेंगे और an कितना है 205 है। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, यही n ही फाइंड करना है कि n कितना है,
ठीक है, n कितना है। तो n को फाइंड करने के लिए हम पहले भी बता चुके हैं कि AP से रिलेटेड कुछ भी चीज़ फाइंड करने के लिए आपके पास दो चीज़ होना चाहिए, एक कॉमन डिफरेंस होना चाहिए और एक फर्स्ट टर्म होना चाहिए। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म तो गिवन है 7, लेकिन आपको क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए डायरेक्ट d निकालने के लिए हम लोग ये क्या करेंगे, a2 माइनस a कर देंगे, तो ये 13 माइनस 7 कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 6 हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, n नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है फॉर 205। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए ये जो दिया है इसी से हम लोग फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, इससे देखो, तो यहाँ पर क्या दिया है, an इक्वल टू दिया है 205, ठीक है। अब an का फॉर्मूला मेरे पास है, an का फॉर्मूला हम क्या बताए हैं कि a है, उसमें n में से 1 घटाइए और d से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इधर कितना लिखेंगे, 205 लिखेंगे, ठीक है। तो a तो यहाँ पर कितना है, 7 है, यहाँ पर n हम लोग को फाइंड करना है, और d का वैल्यू मेरे पास 6 आ गया, ये 205 हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये 7, इस 7 को आप उधर ले जा सकते हो, इसको यहाँ पर, चलिए 7 को यहाँ पर लिखते हैं, ये 6n हो गया, ये 6 हो गया, ये 205 हो गया। ये इससे घट जाएगा तो एक बच जाएगा, 6n हो गया, ये 205 हो गया। ये इधर चला जाएगा तो 6n इक्वल टू 204 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 204 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर n निकालेंगे तो ये 204/6 हो जाएगा। अब इसको कट कर, इसको अगर डिवाइड लगाएंगे तो ये कट जाएगा 3 और 6, यानी 36 में कट जाएगा, ठीक है। 36, हाँ 36 में कट जाएगा, 24 4 18 2 20, हाँ 36 में कट जाएगा। यानी n इक्वल टू यहाँ पर कितना हो गया, 36 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, जो यहाँ पर जो AP दिया हुआ है, यहाँ पर जो AP दिया हुआ है, उस AP का 36th टर्म जो होगा वो कितना होगा, 205 होगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन रहता है, ठीक है। और भी हम लोग अभी देखेंगे कि किस किस टाइप का क्वेश्चन रहता है। तो AP से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें अक्सर स्टूडेंट गलती कर जाता है, ठीक है। कहाँ पर गलती करता है, इस चीज़ को समझिए। ये क्वेश्चन क्या है, देखिए, बोल रहा इफ़ एन AP, एक AP है 10 7 4 ... -62, देन फाइंड 11 टर्म। देखिए यहाँ पर, देखिए दो चीज़ को समझिएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 11th टर्म कहाँ से निकालना है, फ्रॉम एंड ऑफ द AP। तो नॉर्मली कोई भी स्टूडेंट जब इसको देखता है, इस क्वेश्चन को देखता है, तो वो क्या करता है, यहाँ से क्या करता है, 11th निकालना, 11th निकालना है, तो तुरंत A11 का फॉर्मूला लिख के उसको निकाल लेता है, ठीक है। लेकिन वो ये ध्यान नहीं देता है कि AP का लास्ट तरफ से निकालना है। लास्ट तरफ से मतलब क्या है कि जैसे हम एक एग्जांपल समझाते हैं, जैसे 2 है, 4 6 8 10 12 और ये 14 है, ठीक है। तो इसमें टोटल टर्म कितना है, T1 T2 T3 T4 T5 T6 और ये हो गया T7, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि ये AP में है, इसका 5वां टर्म कितना है, यानी 5th टर्म कितना है, तो आप यहाँ से काउंट कीजिएगा, 1 2 3 4 5। तो आपका आंसर आएगा कि इसका 5th टर्म का जो वैल्यू है 10th है, यानी 10 है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में वैसे पूछा ही नहीं। इस क्वेश्चन में पूछा है कि 11 टर्म फ्रॉम एंड, यानी यहाँ पर हम अभी क्या बोले, 5th टर्म क्या है, यानी व्हाट इज द 5th टर्म ऑफ द AP। हम यहाँ पर कहीं मेंशन नहीं किए हैं कि लास्ट से निकालिए कि फर्स्ट से निकालिए। तो अगर कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है तो आपको यहाँ से इधर निकालना है, ठीक है। लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि 11th टर्म फ्रॉम एंड ऑफ द AP, यानी अगर इसका एंड तरफ से अगर हम लोग 5th टर्म को देखेंगे तो देखिए ये नहीं होगा, 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा इसका लास्ट तरफ से अगर आप निकालते हो 5th टर्म तो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब हम लोग इसी को समझते हुए क्या करेंगे, तो ये दोनों तरफ से हम कब निकाल पा रहे हैं, जब हमको ये पता है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ
टर्म कितना है। जैसे इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म 7 हो गया, अब 7 से हम लोग उल्टा तरफ आ जाएंगे तो यहाँ पर पहुँच जा रहे हैं। इसका मतलब हम ये ऐसे बता रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, ठीक है। 2 ऑप्शन किस तरह से है देखिए, अभी यहाँ पर देखिए, इससे पहले हम लोग इसको समझ, देखिए एक बात तो समझ लेते हैं कि अगर मान लेते हैं हम यहाँ पर देखते हैं, देखिए इसी से हम पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद उसको इजी से बताएंगे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पर 2 तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। कैसे करके फिफ्थ टर्म तो इसी से हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, गिवन एपी क्या है, गिवन एपी इज 10 है 7 4 ... -62, ठीक है। तो एपी से रिलेटेड कुछ भी सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म होना चाहिए। तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है, इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, इसका कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए बहुत सिंपल है, 7 - 10 कीजिए या 4 - 7 कीजिए, दोनों ही कंडीशन में -3 आएगा, दैट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। ये कितना हो जाएगा, डी। फर्स्ट टर्म इसका कितना है, फर्स्ट टर्म इसका हो गया, फर्स्ट टर्म इज 10, इसका फर्स्ट टर्म 10 हो गया, कॉमन डिफरेंस -3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये सवाल में आपको सबसे पहले ये नॉलेज होना चाहिए कि इस तरह का सवाल में सबसे पहले नॉलेज होना चाहिए कि इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, सबसे पहले हम लोग को यही नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स ये हो गया। अच्छा यहाँ पर देखिए, ये वाला हम क्या बताए थे कि ये जो दिया हुआ रहता है लास्ट में, इसको हम लोग क्या कंसीडर कर लेते हैं, ए एन। तो ए एन कितना है, 62 है। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करेंगे, यानी एन को फाइंड करेंगे। एन क्या है, तो एन फाइंड करने के लिए हम लोग ए एन का फॉर्मूला लिखेंगे, n-1 और ये d और ये -62 हो गया, -62 हो गया। a का वैल्यू हम लोग लिख देंगे डायरेक्ट, यहाँ पर 10 लिख दिए, यहाँ पर n-1 और d का वैल्यू -3 लिखेंगे, ये -62 हो गया। इसको मल्टीप्लाई भी कर दिए हम, तो ये हो गया 3 हो गया और ये -62, तो ये 13 हो जाएगा। 13 इसको इधर ले आएंगे, प्लस हो जाएगा 62 और इसको इधर ले जाएंगे, 3n हो गया, ठीक है। देख लीजिए, अब इसको ऐड करेंगे तो 75 हो जाएगा और ये 3n हो जाएगा, ये कट जाएगा कितना बार में, n इक्वल टू हो जाएगा 25। यानी अभी जो इस AP का -62 जो वैल्यू दिया हुआ है, ये कितना टर्म का हो जाएगा, 25 का, यानी 25th टर्म ऑफ द AP इज कितना है, -62, यानी इसमें टोटल कितना टर्म है, 25th टर्म, ठीक है, समझिएगा। तो अगर मान लेते हैं हम यहाँ पर लिखेंगे, देखिए T1 T2 T3 T4 और ऐसे डॉट 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 यहाँ पर लिखेंगे T21 T22 T25, सॉरी 4, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर हो जाएगा T25, ये T25 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अब क्या होगा कि यहाँ से अगर मान लेते हैं यहाँ पर कितना निकालना है, 11th टर्म, तो अगर हम इधर से 11th निकालेंगे तो 11th पर पहुँच जाएंगे, लेकिन यहाँ इधर से पीछे तरफ से 11th निकालेंगे तो कहाँ पर पहुँचेंगे, ठीक है। देखिए तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या देखें कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया, 25। अब अगर 25 नंबर ऑफ टर्म्स को अगर हम इस तरह से लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से 25 तक लिखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको इधर से 11 टर्म निकालने के लिए बोलेगा तो आप यहाँ पर पहुँच जाइएगा, एग्जैक्ट 11th पर पहुँच जाइएगा। लेकिन अगर पीछे से 11 निकालने के लिए बोलेगा तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी अगर पीछे से अगर आपको 11th निकालने के लिए बोल रहा है तो आगे वाला का कितना टर्म आप पहुँच जाइएगा, 15 टर्म पर पहुँच जाइएगा। यानी 11th टर्म फ्रॉम इंड इक्वल टू हो जाएगा 15th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग,
ठीक है, ये बात समझ में आया। इसी को समझाने के लिए हम यहाँ पर लिखे। हम लोग अभी तक जितना भी फॉर्मूला लिखे वो फर्स्ट तरफ से लिखे हैं, यानी स्टार्टिंग तरफ से। ठीक है, तो अगर हमको 11th टर्म फ्रॉम इंड से निकालना है तो हमको देखना पड़ेगा कि फर्स्ट से वो टर्म कितना नंबर ऑफ टर्म आ जाएगा। तो फर्स्ट से वो कितना नंबर ऑफ टर्म आ जाएगा, तो अब हर एक बार तो लिखना पॉसिबल नहीं है। जैसे इसमें हम लिख दिए कि इसमें 25 है, तो हर एक बार पॉसिबल नहीं है। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, हर एक बार आपको कैसे निकालना है। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए इसमें 25 टर्म्स था, तो हम लोग यहाँ पर इधर से उधर से गिन लिए, लेकिन आपका बहुत ज़्यादा टर्म्स रहेगा। आपका जो एपी दिया हुआ रहेगा उसमें बहुत ज़्यादा टर्म्स दिया हुआ रहेगा, तो फिर आप कैसे निकालिएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो आप यहाँ से इसको देखते हुए एक आप अपने से एक फॉर्मूला कैलकुलेशन कर लीजिए। तो क्या करना है, जैसे कि आपको हमको यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ 25 था टर्म्स, और हम लोग जब 11th पर निकालें तो ये कहाँ पर पहुँच गया, 15 पर पहुँच गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 25 में से आप 11 को माइनस कीजिए और फिर एक जोड़ दीजिए। 11 को माइनस कीजिए फिर आप एक जोड़ दीजिए। ठीक है, यानी इसका मतलब ये इतना टर्म्स बन जाएगा, टर्म्स फ्रॉम स्टार्टिंग या बिगिनिंग, स्टार्टिंग बोलिए या बिगिनिंग। ठीक है, स्टार्टिंग। तो इसको अगर आप फॉर्मूला में बिठाइएगा तो ये मान लेते हैं कैपिटल एन लिखें। कैपिटल एन का मतलब क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गया। ये वाला एन हो गया जो एन आपको निकालने के लिए बोल रहा है लास्ट तरफ से, और इसमें क्या करना है, आपको एक ऐड कर देना है। इसमें क्या करना है, आपको एक ऐड कर देना है। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा, स्टार्टिंग यानी nth टर्म फ्रॉम इंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, n माइनस ये n क्या होगी आपका टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गया माइनस n प्लस 1, तो टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। अब अगर मान लेते हैं हम लोग निकालेंगे ये वाला 11 टर्म फ्रॉम इंड, तो हम लोग स्टार्टिंग का कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, कितना का फॉर्मूला लगा देंगे, 15 का। और 15 का फॉर्मूला हमको पता है कितना हो जाएगा, a प्लस 14d। तो a का वैल्यू मेरे पास पता है कि कितना है, a का वैल्यू यहाँ पर 10 दिया हुआ है। ठीक है, प्लस और d का वैल्यू मेरे पास कितना आया है, -3 आया था d का वैल्यू। तो d का वैल्यू -3, तो ये 10 हो गया और ये कितना हो गया, -42 हो गया। तो ये कितना हो गया, -32 हो गया। सिंपल है। इसका एक और तरीका होता है बनाने का। क्या तरीका होता है, देखिए ये तरीका फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले हम लोग टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लिए। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के बाद हम लोग यहाँ पर इस सवाल में हम लोग एक लॉजिक लगाएं। क्या लॉजिक लगाएं कि जब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि 25 आया तो 25 को हम ऐसे लिख दिए। ऐसे लिखने के बाद जब हम लोग यहाँ से इधर से जब 11 टर्म को गिने तो ये 15 पर आके खड़ा हो गया। ठीक है, 11 टर्म को गिने तो ये कहाँ पर खड़ा हो गया, 15 पर हो गया। तो अगर यहाँ से अगर हम लोग 11 टर्म पीछे से निकाल रहे हैं तो आगे से वो कितना टर्म हो जाएगा, 15 टर्म। तो यहाँ से हम लोग एक फॉर्मूला निकाल लें कि इस तरह से फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इस तरह से फॉर्मूला हो गया और इस फॉर्मूला से हम लोग स्टार्टिंग से निकाल लें। इसका दूसरा तरीका क्या होता है, इस तरीका को भी समझिए। इसको दूसरा तरीका से कैसे निकाला जाता है, आपको लास्ट से निकालने के लिए बोल रहा है ना, तो लास्ट से निकालने के लिए बोल रहा है तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप डी फाइन कर लीजिए। देखिए ये जो सीरीज, ये जो आपको एपी दिया हुआ है 10 दिया है, 7 और यहाँ पर 4 और डॉट 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 -62 दिया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जब लास्ट से आप निकालिएगा यानी लास्ट तरफ से जब आप काउंट कीजिए। अच्छा यहाँ पर हम लोग याद कीजिएगा डी हम लोग फाइंड कर चुके हैं। डी कितना फाइंड कर चुके हैं, 7 - 10 इक्वल टू -3। ऑलरेडी हम लोग डी को फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए डी को फाइंड कर चुके हैं तो जरा सोचिए कि इसके पहले वाला टर्म क्या होगा। इस देखिए जैसे कि यहाँ पर बहुत सिंपल है, इसका पहले वाला टर्म कितना है, 10 है, यानी इससे 3 ज़्यादा है। यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है डी का वैल्यू, तो इससे 3 ज़्यादा है। तो जरा सोचिए इसके पहले वाला टर्म कितना होगा, इससे 3 ज़्यादा। यानी देखिए यहाँ पर अगर 3 को प्लस करेंगे तो इसको 3 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 59 माइनस में। इसके पहले वाला टर्म क्या हो जाएगा, तो इस तरह से जो भी है। तो देखिए हमको लास्ट तरफ से निकालना है ना, तो आप क्या कीजिए, इसको पलट दीजिए, यानी इसको ऐसे लिखिए -62 -59 डॉट 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 4 7 और ये 10।
अब जब हम लोग इसको रिवर्स ले लिए, रिवर्स, इसको जब रिवर्स ले लिए तो अब रिवर्स ले लेंगे और इधर से काउंट कर रहे हैं तो इसका मतलब इधर से ही काउंट होगा, ठीक है। इसमें इधर से काउंट होगा, इसमें इधर से काउंट होगा। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में फर्स्ट टर्म जो है, इस कंडीशन में फर्स्ट टर्म -62 हो जाएगा, ठीक है। इस कंडीशन में फर्स्ट टर्म -62 हो जाएगा और कॉमन डिफरेंस इसका क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस अगर इधर वाला में कॉमन डिफरेंस -3 है तो इसमें कॉमन डिफरेंस आपका +3 हो जाएगा, यानी साइन चेंज हो जाएगा कॉमन डिफरेंस का। अब हम क्या करेंगे, A11 निकाल लेंगे। तो A11 निकालेंगे इसके लिए तो यहाँ पर A + 10D होगा, A प्लस कितना हो जाएगा 10D। तो यहाँ पर A जो है -62 होगा और यहाँ पर जो D है वो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो -62 प्लस यहाँ पर 30 हो जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका -32 हो जाएगा। अब देखिए अगर आप यहाँ से पलट दिए, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ से पलट देने पर क्या बन जा रहा है, ये बन जा रहा है। तो अब देखिए इसके लिए भी यहाँ पर लॉजिक फॉर्मूला क्या आ गया, लॉजिक फॉर्मूला आ गया। लॉजिक लगाओगे तो इसमें एक फॉर्मूला बन जाएगा, nth टर्म फ्रॉम इंड इक्वल टू हो जाएगा लास्ट टर्म, यानी लास्ट टर्म को हम लोग यहाँ पर L बोलते हैं, लास्ट टर्म हो गया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस न लगा के माइनस लगाइए और यहाँ पर D लगा दीजिए, बस ये फॉर्मूला हो गया, ये लॉजिक फॉर्मूला लिख गया। देखिए यहाँ पर साइन उसमें जो हम लोग यूज़ किए थे, यहाँ पर माइनस साइन था, वो माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। अगर ठीक है, वो माइनस यहाँ पर इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। अगर D उसमें प्लस होता तो वो D यहाँ आके माइनस हो जाता, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये लॉजिक फॉर्मूला से इसको भी बना सकते हैं। तो आज का वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग सीखेंगे कि ये जो AP है, AP का सारा टर्म्स को कैसे जोड़ा जाता है, यानी सम ऑफ एन टर्म ऑफ AP, ठीक है। AP कोई भी AP का जो टर्म्स रहता है उसको कैसे ऐड करेंगे, उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।